चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आपकी इस यूपीएससी क्लास में बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। आज हमारी क्लास पॉलिटी की है, हम पॉलिटी पे डिस्कस करेंगे। पॉलिटी की हमारी क्लासेस चल रही है क्लास 10th की। हमारा सेकंड चैप्टर आज है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है। गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है नहीं, आपकी यूपीएससी जर्नी कैसी चल रही है? और ये बात जरूर बताइए कि जो जो मेरे वीडियो देखते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कौन से बच्चे किस ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसका 2023 है, 2024 है, 5 है, 6 है, किसका कौन से ईयर का है। ठीक है गाइस, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी संघवाद चैप्टर। हमारा क्या था? सत्ता की साझेदारी। लेकिन सत्ता की साझेदारी हमारी हो गई कि हमारी सरकार कैसे कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करती है। तो इस बारे में हमारी डिस्कशन तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे संघवाद। संघवाद के बारे में, सत्ता की साझेदारी समझ में आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं संघवाद। संघवाद क्या होता है, कैसे होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, चैप्टर नंबर 2 संघवाद। अब हमारा क्या है? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता, संघीय शासन व्यवस्था में क्या है? जो सर्वोच्च सत्ता जो है वो प्राधिकरण और उनकी विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। जो संघीय शासन व्यवस्था जो है वो हर मतलब सत्ता के साथ वो बट जाती है, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में हो जाती है। ठीक है गाइस, संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती है। और आपको पता है एकात्मक सर उसमें क्या थी कि एक ही केंद्र सरकार की ज्यादा वैल्यू चलती थी, राज्य सरकार का कोई मतलब वैल्यू नहीं था, केंद्र सरकार ही सारा काम करती थी। लेकिन संघवाद में क्या है, जो उसमें दोनों सरकार को इक्वल मतलब की वैल्यू दी गई है। ठीक है ना, दोनों की रजामंदी जरूरी होती है, एक की रजामंदी से काम नहीं होता है। एक सरकार पूरे देश के लिए होते हैं, जो केंद्र सरकार है पूरे देश के लिए रहते हैं, मतलब एक सरकार पूरे देश के लिए होते हैं जिसमें जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय में होते हैं, जिनके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है। राज्यों और प्रांतों की सरकारें होती है जो स्वतंत्र होकर काम करती हैं। राज्यों और प्रांतों की, जो हमारा राज्य है, मतलब एक क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, एक हमारा क्या हो जाता है, राज्य हो जाते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकार राज्य हो जाता है। राज्य क्या है, उनको भी खुला मतलब कि वो दिया हुआ है कि आपको जो काम करना है, जो मतलब संशोधन करने हैं आपके एरिया में, आपके राज्य में, वो आप कर सकते हैं। क्षेत्र का बंटवारा है, नाम परिवर्तन करना है। अब इलाहाबाद को क्या है, प्रयागराज नाम दे दिया गया है। तो किसने किया है? योगी सरकार ने किया है। ठीक ना गाइस, तो ये सब उनको वैल्यू दी गई है। ये जरूरी नहीं है कि आपको मतलब केंद्र सरकार कहेगी वो मतलब हाँ कहेगी, मतलब करना पड़ता है, डिस्कशन तो सबके साथ करना पड़ता है, लेकिन उनकी जो राज्य सरकार है वो मतलब उन्हें हक जाता है। गाइस, हम बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर होते हैं, एक होते हैं केंद्र और राज्य। इसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि केंद्र और राज्य दो स्तर की सरकारें होती है। केंद्र सरकार की अपनी वैल्यू होती है, राष्ट्रीय के होते हैं, और राज्य सरकार राज्य के होते हैं। ठीक ना। अब संघीय व्यवस्था की विशेषता, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। अलग 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 स्तर के जो सरकारें होते हैं वो एक ही नागरिक पर राज्य करते हैं। कैसे? एक ही नागरिक पर राज्य करते हैं। ठीक ना, क्योंकि नागरिक तो एक ही होते हैं, मतलब बहुत सारे नागरिक होते हैं, लेकिन क्या है, हर नागरिक को अपना अपना फ्रीडम दिया गया है, वो किसी को भी चुन सकते हैं। अलग अलग मतलब हर जगह अपनी अपनी सरकारें होती है, वो सब एक ही नागरिक पे शासन करते हैं। पर कानून बनाने, वसूलने और प्रशासन को उनका अपना अपना क्षेत्र दिया गया है। लेकिन कानून बनाने का, कर वसूलने का सबका अपना अपना क्षेत्र दिया गया, अपना अपना एरिया दिया गया है। सरकार का क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। सरकार का जो क्षेत्र है वो संविधान में स्पष्ट रूप से मतलब कि एकदम लिखा हुआ है, वर्णित किया गया है। हर स्तर का प्राधिकरण की गारंटी और सुरक्षा देता है। हर स्तर को अधिकार देता है और सुरक्षा देती है, गारंटी देती है। विभिन्न स्तर की सरकारें के बीच के विवाद न्यायालय सुलझाते हैं। जो भी स्तर की सरकारें का विवाद होता है उसे कौन सुलझाता है? न्यायालय में सुलझते हैं। ये वित्तीय स्वत्ता की राजस्व को अलग अलग स्रोत निर्धारित किए। वित्त की स्वत्ता का जो राजस्व है वो अलग अलग स्रोत उसके निर्धारित किए गए हैं। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। संघीय शासन व्यवस्था के क्या है? दोहरे उद्देश्य। देश की एकता की सुरक्षा करना और एकता को बढ़ावा देना। देश की एकता की सुरक्षा करना है और उसको बढ़ावा देना है। मतलब जो हमारे
जो जितने हम लोग हैं वो क्या इंडियंस, मतलब काफी लोग होते हैं ना कि इंडिया में रहते हैं और नाम दूसरे देश का लेते हैं। आतंकवादी, काफी लोग आतंकवादी तो इंडिया में है ही, इंडियन होके भी आतंकवादी का साथ देते हैं। वो लोग तो इंडियन कहला नहीं सकते, वो कहलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि जो फौजी है हमारे वो कम सैलरी में ही हम लोग की रक्षा के लिए वहां बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, इसलिए हमें फौजी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है गाइस, अगर हम लोग एकता बढ़ाएंगे, अगर इंडिया में एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तो ऑलरेडी हमारा इंडिया बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ठीक ना। अब संघीय शासन व्यवस्था दो तरीके से गठित की जाती है। ठीक है, पहला तरीका, दो या अधिक राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र को साथ लेकर एक बड़ी इकाई गठित करना। दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र जो है उसको एक साथ लेकर एक बड़ी इकाई को, मतलब एक बड़ी उसको क्या कहते हैं, शासन को गठित करना। दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं। दो बड़े बड़े जो जैसे कि अमेरिका है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में इस टाइप से होते हैं। दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ आते हैं, अपनी अपनी बातों को, विचारों को रखते हैं और गठन करते हैं एक। ठीक है, संघ बनाने का उदाहरण आपको पता चल गया। प्रांतों को समान अधिकार होते हैं, केंद्र के वर्ग ज्यादा, और प्रांतों को ज्यादा अधिकार होते हैं, केंद्र से ज्यादा अधिकार किसे होते हैं, प्रांतों को होते हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले उसमें। अब दूसरी की बात कर, अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन किया जाता है। उनकी जो आंतरिक विविधता है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन किया जाता है। राज्य राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देता है। राज्य जो है राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा कर देता है दूसरे में। ये कहाँ का, भारत, बेल्जियम, स्पेन का उदाहरण है। केंद्र सरकार इसमें ज्यादा ताकतवर होती है राज्य सरकार से। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, संघीय व्यवस्था को सफलता का श्रेय लोकतांत्रिक राजनीतिक के चरित्र को देना होगा। संघीय व्यवस्था की जो सफलता है उसे हम किसे देंगे, लोकतांत्रिक राजनीतिक के चरित्र को हम देंगे। ठीक है गाइस, अब हम गाइस डिस्कस करते हैं भारत में संघीय व्यवस्था। ठीक है, भारत में संघीय, भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। भारत का जो संविधान है वो, भारत का संविधान जो है राज्यों को क्या घोषित किया है, संघ। भारत का संविधान क्या है, राज्य को क्या घोषित किया, भारत का संघ घोषित किया है। मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान क्या है, मौलिक रूप से जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके हिसाब से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का हमें प्रावधान दिया गया है, जिसमें संघ सरकार और राज्य सरकार, जिसमें क्या आ जाता है, संघ सरकार और राज्य सरकार, जिसे केंद्र सरकार भी कहते हैं। संघ सरकार को क्या कहते हैं, केंद्र सरकार भी कहते हैं। संघ सरकार को हम केंद्र सरकार कहते हैं और दूसरा राज्य सरकार होते हैं। दो सरकारों का गठन किया जाता है। केंद्र सरकार पूरे भारतीय संघ को पारित करती है, प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्र सरकार जो है पूरे भारत के जितने भी हैं, इंडिया पूरे, उसको केंद्र सरकार उसे प्रतिनिधि मतलब देखती है। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। बाद में क्या है, पंचायतों के लिए, नगर पालिका, इन सब के लिए एक तीसरा स्तर जोड़ा गया। ठीक ना, संघीय शासन का तीसरा स्तर जोड़ा गया, जो विधायकी अधिकार के 3 हिस्सों में बट गया। जो विधायकी अधिकार के क्या है, इसके लिए एक तीसरा स्तर जोड़ा गया, तीसरा स्तर जोड़ा गया, जो तीन भागों में बट गया। ठीक है ना, इसके लिए आपको पता है, जैसे बिहार में है, दिल्ली में आप लोग नगर पालिका है, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, मतलब टाउन वगैरह में क्या है, नगर पालिका घोषित हो जाता है। पर क्या है, गांव में क्या है, अभी भी पंचायतें चलती हैं। आप लोगों को पता है ना, हाँ, पंचायत काफी जगह गांव में भी नगर पालिका आ रहे हैं, मतलब चेंजेस आ रही है। लेकिन दिल्ली मतलब जो टाउन एरिया है वहां पे नगर पालिका आ जाती है। ठीक ना, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें 3 स्तर आते हैं। वो 3 स्तर कौन कौन से हो जाते हैं,
जाता है राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में क्या आ जाता है? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। एक्सेट्रा लिख देती हूँ, ठीक ना। और इसमें राज्य सूची में हमारा पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि आ जाते हैं। और समवर्ती सूची में क्या आ जाता है? स्थानीय महत्व राज्यों का कानून बना सकती है, राज्य के कानून भी बना सकती है। इसमें क्या आ जाता है? शिक्षा आ जाता है समवर्ती सूची में, वन आ जाते हैं, मजदूर आ जाते हैं, संघ विवाह आ जाता है, ठीक है, गोद लेना, राज्य शामिल होते हैं। तब ताकतवर केंद्र फैसला सुनाते हैं। इनमें क्या है? ताकतवर हमारे जो केंद्र है वो फैसला सुनाती है। अब ये दोनों हो गया था। अब उसके बाद क्या है? कंप्यूटर वगैरह जो बच गए थे वो सब तो बाद में इन्वेंट हुए थे। मतलब कि सरकार बन गई थी, हमारा संविधान लागू हो गया था उसके बाद। तो उसके लिए ही तीसरी स्तर जो है उसमें ये कंप्यूटर वगैरह आ गया था। कंप्यूटर वगैरह जो हमारा तीसरी केंद्र सरकार में आते हैं। कंप्यूटर वगैरह तीसरी स्तर के केंद्र सरकार में हमारा आ जाता है, ठीक है गाइस। तीसरे स्तर में हमारा केंद्र सरकार में ये आ जाता है। अब हम बात करते हैं भाषाई रूप। 1947 में जो हमारा क्या है? जीवन की यात्रा शुरू हुई, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तब से हम लोग आजादी से रहने लगे। हमारी मतलब कि हमारे जीवन का जो रहने तरीका है ये सब क्या 1947 से शुरू हो गया। 1950 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। 1947 में तो शुरू हुई हमारी यात्रा, ठीक ना। और उसके बाद क्या? 1950 में भाषा के थ्रू जो राज्यों का गठन किया गया है। राज्यों का गठन किसमें? 1950 में किया गया था, ठीक ना। उसके बाद सांस्कृतिक भूगोल अथवा जातियों पर आदर के लिए किया गया। ये सब क्या है? सांस्कृतिक जो आदर है हमारा, अपने अपनी जाति के रहेंगे, जब अपने अपने उसमें रहेंगे तो मतलब अपने अपने लोग अपनी अपनी हर एक चीज जानेंगे। जैसे हम लोग बिहार है तो हम लोग बिहार के बारे में जानते हैं, जो गुजराती है गुजरात के बारे में जानते हैं। अगर उन लोगों को इधर से उधर कर दे तो वो किसी की कुछ समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी फेस्टिवल क्या है, उनका क्या है, कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भाषा के आधार पर वहां का गठन किया गया। अब हमें बात, उत्तराखंड, नागालैंड, झारखंड राज्य भी शामिल है। इनमें उत्तराखंड, नागालैंड, झारखंड वगैरह अब शामिल है। अब हम भाषाई राज्य हो गया। भाषाई राज्य में क्या? उत्तराखंड। अब भाषा नीति, भाषा के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर आई। भाषा राज्य पता चल गया। अब भाषा नीति पे बात करते हैं, ठीक ना। दूसरी स्ट्रक्चर जो है किस पे? भाषा नीति पे आई। दूसरी स्ट्रक्चर किस पे आई? भाषा नीति पे आई, ठीक है। किसी एक भाषा को दर्ज नहीं किया जा गया, किसी एक भाषा को दर्ज नहीं किया गया। हिंदी को राज्य भाषा बना दिया गया, लेकिन काफी लोग जो आप लोग देखते होंगे तमिलनाडु वगैरह है, कर्नाटक है, यहाँ पे क्या है? हिंदी ज्यादा उन्हें समझ में नहीं आती है। तो उन लोगों ने मांग की, मतलब कि शोर मचाने लगे कि नहीं, हिंदी हमारी सिर्फ राज्य भाषा नहीं हो सकती, हमें समझ में नहीं आती है। तो क्या एक इंग्लिश को प्रेशर दिया गया, तो इंग्लिश भी रखी गई। लेकिन क्या है, काफी सारे भाषा को उसमें, मतलब आप लोग जब एग्जाम देने जाते होगे तो अपने अपने भाषा में लिखने का आप लोगों को फ्रीडम दिया गया है। लेकिन क्या उस भाषा को आप ऑप्शनल में ले सकते हो, आप पूरा पेपर उस भाषा में नहीं लिख सकते हो। अगर आपको गुजराती में लिखना है तो ऑप्शनल आपको गुजराती लेना होगा। मतलब एक कॉमन बुक आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको गुजराती लेनी होगी, पूरी पेपर आप उसमें नहीं दे सकते, आपको हिंदी या इंग्लिश में देनी पड़ती है, ठीक ना गाइस। अब हम बात करते हैं हिंदी व अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा में दर्ज किया गया है। हिंदी और इंग्लिश के अन्य भाषाओं को भी अनुसूचित में आपको दर्ज किया गया है, ठीक है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 1965 में बंद कर दिया गया है। सरकारी कामकाज के लिए
अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज के लिए 1965 में क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को पता है कि उन लोगों ने शोर मचाने लगे तो उन्हें भी रखना पड़ा इसे, ठीक ना। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को लागू हो गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, 1 नवंबर 1956 से लागू हो गया था राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, हमारा केंद्र और राज्य का संबंध कैसा है। तो केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार थी। केंद्र और राज्य में आप लोगों को पता ही है अलग अलग सरकार है, ठीक ना। तो केंद्र ने राज्य को अधिकार के अनदेखा किया। केंद्र ने क्या है, राज्य के अधिकारों को अनदेखा कर दिया। केंद्र और राज्य के अलग अलग सरकारें थी, तो केंद्र क्या था, राज्य सरकार को मतलब अनदेखा, किसी बात के लिए अगर वो बोलते थे अरे चलो हटो, हमें मतलब नहीं है, इस टाइप से अनदेखा करते थे, ठीक ना। तो केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करने विपक्षी दलों को राज्य सरकारें को भंग कर देती थी। जो विपक्षी दल थे वो राज्य सरकारें को क्या करती थी, उसे भंग कर देती थी दुरुपयोग से, मतलब कि गलत तरीके से, ठीक ना। यह संघवाद की भावना पर प्रतिकूल काम था। ये संघवाद की जो भावना है उस पर प्रतिकूल काम था, मतलब ये गलत ही काम था। संघवाद के हिसाब से चले तो ये गलत काम था कि आप उनकी बातें नहीं कर रहे, भंग कर दे रहे, ये सब। अभी भी आपको पता है राज्यसभा भंग हो गई है, अभी की न्यूज में अपडेटेड है। और 1990 के बाद राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। 1990 में क्या है, राज्य में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, ठीक है ना। 1990 में राज्य में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, ठीक है। अब इसका क्या था, उसी दौर में गठबंधन सरकार, इसी दौर में क्या है, गठबंधन सरकार का गठन हुआ, ठीक ना। अब ये गठन कैसे होता है कि पहले क्या था ना कि जब वोट मिलते थे तो सभी सरकारों को इक्वल वोट, मतलब ज्यादा वोट नहीं मिल पाते। जैसे किसी एक सरकार को ज्यादा वोट मिलेगा तभी वो सरकार बना पाएंगे, लेकिन ऐसा वोट ही नहीं मिल पाता। तो क्या क्या उन लोगों ने एक साथ अटैचमेंट कर ली कि हम सब एक सरकार बनाते, गठबंधन कर लेते हैं। गठबंधन सरकार में क्या है, सबकी रजामंदी जरूरी होती है, तभी से गठबंधन सरकार बनने लगा कि अगर उन्हें कम वोट मिले, सब अपना अपना वोट मिला के एक सरकार बना लेती है, ठीक है गाइस। अब हम राज्य पुनर्गठन आयोग के पर लागू कब हुआ, भारत का विकेंद्रीकरण, भारत का विकेंद्रीकरण, भारत का विकेंद्रीकरण, ठीक है। संघीय सरकारें दो या अधिक सत्ता वाली होती है। संघीय सरकार जो क्या है, दो या अधिक सत्ता वाली सरकार होती है। भारत में सत्ता की साझेदारी 3 स्तर पर करने की जरूरत है। भारत में जो सत्ता की साझेदारी है 2 स्तर पे, उसे क्या 3 स्तर पे करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का प्रांतीय सरकारों की होगी। तीसरा स्तर क्या है, स्थानीय सरकार यानी प्रांतीय सरकारों की होगी। तीसरा स्तर स्थानीय शासन कहा जाता है। तीसरा स्तर क्या है, स्थानीय सरकार कहा जाता है। तीसरा स्तर क्या है, स्थानीय सरकार कहा जाता है, ठीक है ना। जब केंद्र और राज्य सरकारें से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, मतलब तीसरे स्तर को दी जाती है केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर। तो इस सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इसे क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब केंद्र और राज्य से शक्ति लेकर तीसरे स्तर को दी जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है गाइस। अब बात करें विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर के बढ़िया ढंग से हो सकता है। तीसरे स्तर में क्या है, राज्य और केंद्र सरकार क्या है कि आप लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी मान लो कि प्रिंसिपल है। तो अब मान लो हम ये देखते हैं कि स्कूल में एक प्रिंसिपल, स्कूल पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इस बारे में। तो स्कूल में प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल को हर एक बच्चे की बातें नहीं पता चलेगी, कौन सा बच्चा क्या है नहीं है, तो प्रिंसिपल रखा जाता है, उसे वाई प्रिंसिपल रखा जाता है। तो वो क्या स्कूल का मैनेजमेंट देखते हैं। प्रिंसिपल जो है सबसे बड़े होते हैं तो उन्हें वो पता रहता है। फिर वो क्या टीचर रखते हैं,
फिर टीचर रखते हैं, टीचर पढ़ाती रहती है बच्चे को क्या खाना कैसे खाए क्या है नहीं, तो उसके लिए क्या फिर एक मतलब कि एक आंटी वगैरह को रखा जाता है, मेड वगैरह को, तो वो बच्चों का खाना पीना वॉशरूम वगैरह ये देखती है। तो सबसे निचली में बात करते हैं तो ये तो प्रिंसिपल को पता नहीं रहेगा, जो चेयरमैन है उन्हें पता नहीं रहेगा कि हाँ बच्चे को क्या जरूरत है क्या है नहीं है। तो हमें हर जगह एक एक चीज को रखी जाती है ना, इसी तरीके से हमारे सरकार में भी है। सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इतनी बातें जो नीचे गांव के लोग उन्हें पता नहीं चलता है, तो हमें तीसरे स्तर की जरूरत पड़ती है। तो वही तीसरी स्तर इसी चीज के लिए है, ठीक ना। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, ये क्या है, लोकतांत्रिक सरकार को वास्तविक में हाँ लोकतांत्रिक है इससे बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक ना। स्थानीय स्वशासी का चुनाव नियमित रूप से कराया जाता है, इसका नियमित रूप से इसकी चुनाव कराए जाते रहते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी सीटें, इसमें हमारे संविधान में अनुसूचित जाति के लिए अलग सीटें आरक्षित की गई है और जनजाति के लिए अलग से सीटें आरक्षित की गई है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें, 1/3 भाग महिलाओं के लिए, 33% सीट अलग है। हर राज्य में पंचायत नगर पालिका चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाता है। हर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए आयोग नामक चुनाव का गठन स्वतंत्र रूप से गठन किया जाता है, मतलब कि उन पर कोई प्रेशर नहीं रहती है। सत्ता की भागीदारी हर राज्यों में अलग है, सत्ता की जो भागीदारी है को हर राज्यों में अलग है, बिहार में अलग है, यूपी में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, हर जगह अपनी अपनी है, ठीक है ना। गांव में स्थानीय शासन व्यवस्था पंचायती राज के नाम से जाने जाते हैं। गांव में जो स्थानीय शासन व्यवस्था है वो पंचायती नाम से जाना जाता है, और हम लोग जैसे कि जिस एरिया में नॉर्मल एरिया में रहते हैं वहाँ क्या नगर पालिका के नाम से जाना जाता है स्थानीय शासन व्यवस्था, ठीक ना गाइस। स्थानीय शासन व्यवस्था जिला स्तर पे भी होते हैं, जिला स्तर पे भी स्थानीय शासन व्यवस्था होती है। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, इसका प्रधान क्या होता है, जिला परिषद का राजनीतिक प्रधान प्रमुख, ठीक ना। नगर पालिका और नगर निगम का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं नगर पालिका और नगर निगम का कामकाज, ठीक है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है गाइस। हम जल्दी जल्दी एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं सारी एनसीईआरटी, तब हम आईएएस की स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे जो रेड कलर की सब्सक्रिप्शन बटन है उसे दबा के बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपकी जो यूपीएससी की जर्नी चलती रहे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।